नमस्कार। ये बीए भाग द्वितीय इतिहास की कक्षा है। आज हम शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी कि कन्नौज के युद्ध में हार जाने के कारण, कन्नौज के युद्ध में परास्त हो जाने के कारण हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है और कुछ समय के लिए मुग़ल सत्ता का, मुग़ल वंश का, मुग़ल राजवंश का भारत से अंत हो जाता है। इस समय जो वंश, जो शासक दिल्ली पर अपना कब्ज़ा जमाता है वह था शेरशाह सूरी। तो आइए हम बात करते हैं शेरशाह सूरी की। इसका समय बहुत ही अल्प रहा, 1540 से 1545 ईस्वी। केवल 5 साल का समय हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको केवल 5 साल का ये समय मिला, लेकिन इसने इतने व्यापक पैमाने पर इतने बदलाव करे, इतने सुधार करे प्रशासन में, राजस्व में, मुद्रा में, इतने कि वह सुधार हम आज तक इसके नाम से जानते हैं और कई सुधारों को हमेशा के लिए भारत में अपना लिया गया, कुछ परिवर्तनों के साथ। इसलिए शेरशाह सूरी का न केवल राजनीति में बल्कि प्रशासन में भी बहुत बड़ा योगदान है। शेरशाह सूरी का जन्म होता है हिसार में 1486 में। इसके बचपन का नाम फरीद था। कहा जाता है कि एक बार उसने जंगल में शेर को बिना किसी हथियार के मार दिया था। वह इतना वीर था, इतना बहादुर था कि एक शेर को उसने मार दिया था और इसी कारण इसका नाम शेर खान पड़ा था। इसके पिता का नाम था हसन खां सूर, जो कि बिहार के सुल्तान सिकंदर लोदी के यहाँ काम करते थे। सिकंदर लोदी ने उन्हें 2 जागीरें प्रदान करी थीं, सहसाराम और खवासपुर। 1511 से 19 के बीच शेरशाह को सहसाराम का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस समय शेरशाह ने जमींदारों की शक्तियों को दबाया, उनको ख़त्म किया और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करी, जहाँ पर सरकार का किसानों के साथ सीधा संबंध होता है। इस तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत में सबसे पहले शेरशाह ने लागू करी थी। 1522 से 28 तक वह बिहार के शासक बहार खां की सेवा में रहा। ये बहार खां था जिसने उसे शेर खान की उपाधि प्रदान करी। इसके बाद इसके सुधारों की बात कर लेते हैं। शेरशाह के प्रशासनिक सुधार, इसके बारे में स्रोत क्या हैं? उसी समय का तत्कालीन एक ग्रंथ है जिसे लिखा था अब्बास खां सारवानी ने, तारीख़ शेरशाही। इस ग्रंथ से हमें उसके प्रशासन की जानकारी मिलती है। अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी, इसमें एक पूरा चैप्टर शेर शाह के प्रशासनिक सुधारों को दिया गया है। आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि शेर खान एक सुधारक था, उसने कोई नई व्यवस्था लागू नहीं करी, वह मात्र एक सुधारक था, ऐसा आरपी त्रिपाठी कहते हैं। शेरशाह के राजस्व सुधारों की बात कर लेते हैं। वह पहला मुस्लिम शासक था जिसने राजस्व प्रशासन को सुधारा। जब उसने ये सुधार लागू करे तो उसके दिमाग में किसानों का कल्याण था। वह राजस्व में सुधार करता है किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, किसानों के कल्याण के लिए। ज़मींदारी व्यवस्था के बजाय रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करता है। वह भूमि की पैमाइश करवाता है, भूमि को नपवाता है ताकि लगान, भूमि कर निर्धारित किया जा सके। अब्बास खां सारवानी ऐसा कह रहा है, वहाँ अब्बास खां सारवानी के ग्रंथ में हमें ऐसा संदर्भ मिलता है कि उसने अपने पूरे राज्य में भूमि की पैमाइश की व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया।
केवल मुल्तान ऐसा प्रदेश था जहाँ पे उसने व्यवस्था नहीं अपनाई, और इसका कारण था कि वहाँ रहने वाले लंगा राजपूतों से वह कोई नया झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता था। कुछ विशेष फसलों के लिए कर निर्धारित कर दिया गया। यह कर कब वसूला जाएगा, इसका भी एक टाइम टेबल जैसा बनाया गया, जिसे राय कहा गया। कृषि भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: उत्तम, मध्यम और निम्न। और इन तीनों ही भूमि की जो उपज होती थी, कि जो औसत उपज होती थी, उसका 1/3 भूमि कर वसूल किया जाता था। एक तरह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक कमी थी, क्योंकि जो निम्न दर्जे की, निम्न वर्ग की जो भूमि थी, उसको 1/3 कर देना मुश्किल पड़ता था। मुल्तान से भूमि कर 1/4 वसूल किया जाता था। बाकी सभी क्षेत्रों पर यह 1/3 इसकी रेट थी, उपज का 1/3। इसको किस तरह से चुकाया जाए? इसको या तो नकद या फिर इसके बदले में उपज ही दी जा सकती थी। अब्बास कहता है कि इसके अलावा 2 और कर थे। ज़रीबाना, यह एक फ़ीस लगाई जाती थी। भूमि की पैमाइश करने के लिए यह एक फ़ीस के रूप में वसूला जाता था, और इसकी दर थी 2.5 से 5% भूमि कर का 2.5 से 5% ज़रीबाना कर होता था। दूसरा कर था महसिलाना। भूमि कर इकट्ठा करने के लिए यह फ़ीस लगाई जाती थी। इसकी भी दर वही थी, 2.5 से 5% भूमि कर का। इसके अलावा एक कर और भी था, जो कि अकाल के समय भी वसूल किया जाता था। यह था भूमि कर का 2.5%। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कर था, इसकी दर बहुत अधिक है, लेकिन जो अन्न होते हैं, इनको सस्ते दामों पर मुहैया कराया जाता था। इसके साथ ही किसी भी अधिकारी को यह इजाज़त नहीं थी कि वह किसानों को हड़काए, किसानों को परेशान करे। इसके मुद्रा सुधारों की बात कर लेते हैं। इससे पहले चलने वाले सभी सिक्कों को बंद कर दिया गया और 2 नए सिक्के जारी किए गए। रुपया, यह चांदी का होता था और इसका भार था 180 ग्रेन। 180 ग्रेन। दूसरा था दाम, जो कि तांबे का सिक्का था, कॉपर का। 1 रुपये में 64 दाम आते थे। एक और सिक्का भी था, अशरफी। इसके 3 वेट हमें मिलते हैं। 166.4 ग्रेन, 167 ग्रेन और 168.5 ग्रेन। ये तीनों ही वेट हमें देखने को मिलते हैं। रुपए के कई हिस्से वाले, मतलब इसके कई फ्रैक्शन कॉइन या हिस्से वाले कॉइन भी उसने जारी किए, जैसे रुपये का आधा 58, रुपये का 1/4 54, रुपये का 1/8 2 अन्नी और रुपये का 1/16 51। यह सिक्के भी जारी किए गए। इसकी यह व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि पूरे मुग़ल काल में भी हमें ये सिक्के देखने को मिलते हैं। केवल कुछ परिवर्तन किए गए, जैसे मुग़ल काल में 1 रुपये में 40 दाम आए। दाम को पैसा या फुलूस भी कहा जाने लगा। इसके सैनिक सुधारों की बात करते हैं। इसके सैनिक सुधार अलाउद्दीन खलजी की व्यवस्था के पीछे लागू किए गए, उसके ऊपर आधारित थे। उसने एक स्थायी सेना रखी। इसमें 1.5 लाख घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सवार थे और
3,000 या 5,000 हाथियों पर बैठ के लड़ने वाले सैनिक थे। इसने वह व्यवस्था फिर से लागू करी, अलाउद्दीन खिलजी की वह व्यवस्था फिर से लागू करी जहाँ घोड़ों पर दाग लगाया जाता था और इस तरह से उनकी पहचान सुनिश्चित की जाती थी कि ये सेना के ही घोड़े हैं। सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था। दीवाने आरिज़ जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, सैनिक विभाग था, वो सैनिकों की सीधी भर्ती करने लगा। इसके निर्माण कार्यों की बात कर लेते हैं। दीन पन्हा एक महल था जिसका निर्माण दिल्ली में हुमायूं ने किया था। शेर शाह ने इसे ध्वस्त किया और इसके स्थान पर शेर मंडल का निर्माण किया, जिसे दिल्ली का पुराना किला कहा जाता है। सहसाराम में इसका मकबरा स्थित है, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है और यह एक तालाब के मध्य में स्थित है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम का कहना है कि आर्किटेक्चर के नज़र से अगर देखा जाए तो हुमायूं का शेर शाह का जो मकबरा है वह ताजमहल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। पंजाब में झेलम नदी के निकट इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। अब्बास खान सारवानी बताता है कि इसने 4 सड़कों का निर्माण करवाया। पहली सड़क रोहतासगढ़ पंजाब से लेकर सोनारगांव बंगाल तक, जिसे सड़क आज़म या ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। दूसरी सड़क मुल्तान से लेकर लाहौर तक। तीसरी आगरा से बुरहानपुर तक और चौथी आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक। चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह ने शेर शाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़ तक इस सड़क का निर्माण किया गया। उसने कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि शेर मंडल किले में ही स्थित है। शेर मंडल को कुन्हा एक किला भी कहा जाता है। 1545 में जब इसने कालिंजर के किले का घेरा डाल रखा था, वहीं पर दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह शेरशाह के हम देखते हैं बहुत ही कम समय में भी हम देखते हैं इसने बहुत महत्वपूर्ण कुछ योगदान किए हैं, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे हम आज भी जानते हैं। इसकी मुद्रा व्यवस्था, इसने जो नए सिक्के जारी किए, रुपया आज भी भारत में 1 रुपये का सिक्का चलता है, वो उसी समय से चला आ रहा है। उसकी देन है, उसका मेटल, उसका जो डिनोमिनेशन है, उसका कितना मूल्य होगा वो बदल जाता है, लेकिन वो रुपया वहीं से शुरू हुआ था। इसके अलावा जो इसकी भूमि व्यवस्था थी, जहाँ पे ये भूमि की पैमाइश करवा के और फिर उस पे भूमि का निर्धारित करता है, किसानों को जिस तरह से राहत पहुँचाता है, वो इसके बहुत बड़े योगदान माने जाएंगे।